जय हिंद और नमस्कार साथियों। ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण कानूनों के अध्ययन हेतु इस विशेष श्रृंखला के 33वें उपाख्यान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस विशेष श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य है मूलभूत महत्वपूर्ण जो कानून है जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है उसका अध्ययन। इसके तहत हमने काफ़ी सारे कानूनों का अध्ययन कर लिया है। आज एक और कानून के साथ मैं आपके सामने हूँ। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। ये बहुत ही छोटा संक्षिप्त एक्ट है मगर अपने आप में पावरफुल है और साथ ही में इतना ही विवादास्पद है। देखेंगे क्यों विवादपूर्ण है और कैसा पावरफुल है और कैसे ये पूरा जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, जो न्यायिक नियुक्तियां होती है, उसका कैसे ढांचा यह छोटे कानून ने बदल कर रख दिया या बदलने की क्षमता रखता है, इस पूरी चर्चा में देखने का प्रयास करेंगे। बैकग्राउंड में हम लोग इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रोविजन में हम लोग उद्देश्य व उसके महत्वपूर्ण प्रावधान देखेंगे इस कानून के, जो कि बहुत ही जो है कम है, और साथ ही में हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे इसके जो है क्रिटिसिज्म के साथ ही। तो अपने आप में ये चर्चा जो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही में जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि संधि सेवा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के तैयारी के लिए उसके अध्ययन हेतु यहाँ इन कानूनों का महत्व बहुत ही रहता है। इन कानूनों का महत्व हमें हमारी प्रिलिमिनरी में भी रहता है और इसका उपयोग हम लोग हमारे मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं, हमारे इंटरव्यू में कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल एक जनरल समझ बनाने के लिए, एक सामान्य समझ बनाने के लिए भी ये कानून जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म के तहत, ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग इस विशेष श्रृंखला में, एक समर्पित श्रृंखला में हम लोग इसकी बात करते हैं। इस बुक के ऊपर आधारित हमारी यह चर्चा है, पूरी सीरीज है, और ये बुक सर एलेक्स जॉर्ज के द्वारा लिखी गई है। वेरी फाइनली क्राफ्टेड, वेरी फाइनली रिटन, एंड इट इज़ 100% डेडिकेटेड टू द एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही इन सारी परीक्षाओं की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ लेखक ने इस लेख में सारे जो कानून है भारत के महत्वपूर्ण, उनको असेंबल किया है, हमको एक साथ दिया है। तो देखेंगे सारी चर्चा। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, नरेंद्र मोदी के रिजाइम में ही यह एक्ट लाया गया था। इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये धीरे धीरे छोटा सा एक्ट धीरे धीरे कैसे विवादपूर्ण बन गया। देखिए, NJSE यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, इट इज एनेक्टेड टू रेगुलेट प्रोसीजर फॉलोड बाई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यस, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जो न्यायिक नियुक्ति होती है, उनको कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी होगी वो यहाँ इस एक्ट में बताया गया है। फॉर रिकमेंडिंग पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, देयर ट्रांसफर्स एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स, यानी कि हायर जुडिशरी की नियुक्ति को लेकर, उसके ट्रांसफ़र को लेकर या उससे संबंधी अन्य कोई बातों को लेकर अगर नेशनल जुडिशियल जो कमीशन है, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अगर वो किसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा तो वो प्रोसीजर यहाँ 2014 के इस कानून में दी गई है। जो पुरानी प्रोसीजर थी उसे खारिज करता यह कानून, ये देखना है। यह कानून ओवरलैपिंग है, जो पुरानी प्रोसीजर थी उसे खत्म करता है और उसकी जगह एक नई जो है एक मोडस ऑपरेंडी या नई प्रोसीजर को प्रस्थापित करता है। तो ये हमारे बात जो है हमारे दिमाग में यह बात रखनी होगी। ऑन द अदर साइड देखें तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बोट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स अंडर एम्बिट ऑफ एग्जीक्यूटिव, यस। देखिए, जहां स्वाधीन जुडिशरी की बात आए, जहां फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात आए, तो प्राइमरीली उसे कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव जुडिशरी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर ही एग्जीक्यूटिव जो है वो ओवर एर्किंग हो गई है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो गई है। देखिए, यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्राइमरली मीन्स ऑन हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ऑलमोस्ट हैव नो कंट्रोल। यस, एग्जीक्यूटिव एक्चुअली शुड नॉट हैव एनी कंट्रोल, बट यहाँ इस कानून के द्वारा एग्जीक्यूटिव की जो जगह है वो मजबूत हो गई है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, उसका रोल मजबूत हो गया है। एंड ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी, जो चीफ जस्टिस ऑफ हमारे इंडिया है उनका जो रोल है वो यहाँ संकुचित हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये इस कानून का जो है सबसे प्रथम एक इसकी क्षति कह सकते हैं या इसका एक डिमेरिट कह सकते हैं। प्लस
ये बात रही इंट्रोडक्शन की। अब बैकग्राउंड की बात करें तो हमें बैकग्राउंड में देखना है कि कैसे यह आज का जो कानून है वो कार्य करेगा और कैसे यह पुरानी सिस्टम को खारिज कर देगा। देखिए, बैकग्राउंड में कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स इज मेड बाय कॉलेजियम सिस्टम। यस, यह एक पुरानी प्रक्रिया है, पुरानी एक रीत है जिसके तहत आज दिन तक हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स के जजेस हो, वो होती थी। एंड इट वाज विथ कॉलेजियम सिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी पूछा गया है कई बार, और आगे भी काफ़ी सारी बार यह पूछा जाए ऐसी शक्यता भी है, क्योंकि अपने आप में कॉलेजियम सिस्टम एक इंडियन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है। ठीक है, अब यह कॉलेजियम सिस्टम क्या है तो देखिए, अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म इवोल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट इन 3 जजेस केस। यस, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी। समझना है, कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में स्टैट्यूटरी नहीं है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इवोल्व हुआ है। उसका उद्भव, उसका जन्म सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से आया है। तो ये यहाँ बात हमें याद रखनी है। प्रिलिमिनरी में भी ये हमें जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आजकल प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं, जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होते हैं, वो भी डिस्क्रिप्टिव होते हैं। मेक और चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉलेजियम सिस्टम, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉलेजियम सिस्टम। और उन 3-4 स्टेटमेंट में हमें अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि वो एक स्टैट्यूटरी संस्था है, ठीक है, तो हमें वहाँ वो गलत करना है। वो स्टैट्यूटरी संस्था नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इवोल्व हुई संस्था है, और वो जजमेंट था 3 जजेस केसेस। देख लेते हैं पहले कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। देखिए, इट्स अ 5 मेंबर बॉडी in which 1 member is Chief Justice of India and other 4 members are senior most judges of Supreme Court। senior most, दूसरी कोई बात नहीं, जो कुल 30 है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा, जो कुल 30 जजेस है, उन 30 में से जो पहले 4 है जो कि सीनियर मोस्ट है इन उन 30 में, तो उनको यहाँ जगह मिलेगी कॉलेजियम सिस्टम में। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम। फॉर हाई कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ भी सेम मैकेनिज्म, मगर फर्क इतना रहेगा कि जो 4 सीनियर जजेस होंगे वे उस हाईकोर्ट के होंगे जिस हाईकोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है। क्योंकि भारत में आज 25 हाईकोर्ट ऑपरेशनल है, तो प्रति एक का एक कॉलेजियम सिस्टम है। तो प्रति हाईकोर्ट उन जजेस को यहाँ स्थान दिया जाएगा जो सीनियर मोस्ट होंगे। सबसे प्रथम चीफ जस्टिस आएंगे उस हाईकोर्ट के, फिर अन्य 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाईकोर्ट विल बी एडेड इन दिस कॉलेजियम सिस्टम ऑफ हाई कोर्ट। तो 2 प्रकार की कॉलेजियम सिस्टम भारत में देखी जाती है, एक मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट की और दूसरी अलग अलग हाई कोर्ट्स की। दोनों में फर्क इतना है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके हेड होंगे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अन्य 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। और हाई कोर्ट की बात करें तो उसमें हेड रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, एंड दे विल बी फॉलोड बाई 4 मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये बात रही कॉलेजियम सिस्टम की। अब हमें समझना है कि ये 3 जजेस केसेस क्या है। बहुत ही अहम है भारत के गवर्नेंस के लिए, भारत की पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। कई बार मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है कि आपको 3 जजेस केसेस का वर्णन अपने शब्दों में करना है, तो यहाँ ये अहम मुद्दा है। प्रिलिमिनरी में भी काम लगेगा, मेंस में भी काम लगेगा, और इंटरव्यू में भी काम लगेगा जब इंटरव्यूअर हमारा पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे होते हैं तब। तो देखेंगे 3 जजेस केस एक्चुअली है क्या, 1 बाय 1 देखेंगे। 3 जजेस केस यानी कि एक के बाद एक है। सबसे प्रथम फर्स्ट जजेस केस हुआ, फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद सेकंड जजेस केस हुआ, और उसके बाद थर्ड जजेस केस हुआ। तीनों के तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखेंगे क्या क्या फेरफार यहाँ प्रत्येक जजेस केस में हुए हैं। सबसे प्रथम फर्स्ट जजेस केस, इट वाज इन द ईयर 1981, जो हमें याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड primacy of Chief Justice of India on recommendation on appointment or transfer can be refused for cogent या cogent reasons। yes, तो सबसे प्रथम बार यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर किया कि जो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो प्रमुखता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स या उसके ट्रांसफर की जो है पूरे संबंध में, वो ठुकराई जा सकती है, उसे रेफ्यूज किया जा सकता है कुछ कारणों के अधीन। तो सबसे प्रथम बार यहाँ एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर मिला जुडिशरी के ऊपर, और वो भी न्यायिक नियुक्ति में ही, वो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में ही।
ruling gave more powers to executive over judiciary and judicial appointment. Yes, this particular ruling of Supreme Court gave more powers to executive over the appointments of judiciary या over judicial appointments. तो ये अपने आप में एक गलत बात यहाँ हो गई थी, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने तब यह फैसला ले लिया था. And this power was lasted, this overarching power of executive over judiciary was lasted for 12 years until judgment of second judge's case came in the year 1983. ठीक है, तब तक यह परिस्थिति चलती रही, क्योंकि आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है. उनका रिकॉर्ड हम लोग मना नहीं कर सकते, उनके रिकॉर्ड की अवमानना अवगणना नहीं की जा सकती. जब तक वही अपने आप ना समझे सुप्रीम कोर्ट की उसकी गलती हो गई थी, तब तक उनका जो डिक्लेरेशन है, उनका जो जजमेंट है वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो ओवरटर्न नहीं किया जा सकता. तो तब तक यहाँ बातें चलती रही. अब 1993 में दूसरा जो जजेस केस था उसका फैसला आया, जो महत्वपूर्ण है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने भाई कहा कि भाई हमें और कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए एक अलग से एक समर्पित मैकेनिज्म की ज़रूरत है, और यहाँ कॉलेजियम सिस्टम को उसने जन्म दे दिया. इट इंट्रोड्यूस्ड कॉलेजियम सिस्टम एंड ऑल्सो होल्ड दैट द कंसल्टेशन वर्ड which is present in the appointment process of judiciary really means concurrence. यानी कि कंसल्टेशन मात्र नहीं मगर कंसल्टेशन होना चाहिए. आज दिन तक क्या होता था, जो प्रेसिडेंट थे, जो एग्जीक्यूटिव थी, इन शॉर्ट वो मात्र और मात्र सीजीआई के साथ कंसल्ट ही करती थी. फिर सीजीआई उसमें सहमत है ना सहमत है, वो सारी चीज़ें जो है वो इमेटेरियल हो जाती थी. मगर यहाँ अब सेकंड जजेस केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो है जजमेंट दिया, ऐसा डिक्लेयर किया कि भाई नहीं, जो यहाँ कंसल्टेशन है वो अपने आप में कॉन्करेंस होना चाहिए. अगर सीजीआई की सहमति है, अगर आप किसी को नियुक्त कर रहे हैं और वहाँ सीजीआई की सहमति नहीं है, तो वो नियुक्ति नहीं की जा सकती, और अगर सीजीआई की सहमति है तो ही वो नियुक्ति की जा सकती है. वो यहाँ से सेकंड जजेस केस से यह सिद्ध हुआ. तो यहाँ दो चीज़ें देखनी है. सबसे प्रथम कॉलेजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन ईयर 1993, और अगर केस की बात करें तो इट वॉज सेकंड जजेस केस आउट ऑफ ऑल थ्री जजेस केसेस, ये याद रखना है. इट ऑल्सो एडेड ओपिनियन इज नॉट सोल्ड. यस, इसने ये भी बताया कि यह जो सीजीआई का जो ओपिनियन आप ले रहे हैं, जो कंसल्टेशन करके, वो उनका निजी नहीं है, उनका अकेले का नहीं है, मगर इट इज़ अ कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ टू अदर मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल. क्योंकि जब कॉलेजियम सिस्टम बनाई गई तब इट वॉज अ 3 member बॉडी, 3 member. It was chaired by CJI and 2 other judges, 2 other most आप कह लीजिए कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जजेस यहाँ हम लोग कह सकते हैं. तो इट वॉज अ बॉडी ऑफ 3 member. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि भाई यह कलेक्टिव फैसला है, सीजीआई का मात्र अकेले का फैसला नहीं है. फिर बारी आई थर्ड जजेस केस की, जिसमें ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कॉलेजियम एक्सपांडेड टू 5 member बॉडी. यस, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपांड कर दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट उनको रेफर कर रहे थे कि भाई हमें इस अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को और असरकारक बनाना है और अच्छा बनाना है, तो हमें कॉलेजियम की बॉडी जो है वो थोड़ी बढ़ानी चाहिए, उसे एक्सटेंड करना चाहिए. तो यह रिकमेंडेशन को जो स्वीकारा सुप्रीम कोर्ट ने, और अपने 3 या थर्ड जजेस केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि भाई यस, द बॉडी ऑफ कॉलेजियम शुड बी एक्सटेंडेड बाई 2 members टू मेक ए बॉडी ऑफ 5 members इन टोटल. ठीक है, तो यहाँ से अब से 5 member की बात आ गई. तो हम जो कॉलेजियम सिस्टम हमने देखी वो अकॉर्डिंग टू थर्ड जजेस केस थी, क्योंकि हमने 5 member देखे. सुप्रीम कोर्ट में हमने 1 सीजीआई देखा, अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश देखे. हाईकोर्ट में हमने 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट देखा और अन्य 4 वरिष्ठ हाईकोर्ट के न्यायाधीश देखे. तो वो 5 का जो है ढांचा था, 5 की संरचना थी, विच वॉज अकॉर्डिंग टू थर्ड जजेस केसेस. तो ये बात रही इंट्रोडक्शन की एंड बैकग्राउंड की. अब आगे देखें तो हमें उद्देश्य देखना है. उद्देश्य के साथ हम लोग महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी देखते चलेंगे. देखिए, सबसे प्रथम उद्देश्य की बात करें तो 2 बिंदु है. फर्स्ट वन इज देयर वाज अ नीड फॉर ब्रॉड बेस्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. यस, गवर्नमेंट वाज थिंकिंग सो दैट देयर इज अ नीड ऑफ ए ब्रॉड mechanism, ऑफ ए ब्रॉड प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल या जुडिशियरी कह लीजिए. दूसरा बिंदु कहता है कि द एक्ट sought टू एनेबल इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव. यस, इक्वल पार्टिसिपेशन.
ensuring that the appointments to the higher judiciary are more participatory, transparent and objective. yes, यहाँ उद्देश्य तो बहुत ही अच्छा लिखा गया है, मगर जो यहाँ पार्टिसिपेटरी बनाने की बात है, ट्रांसपेरेंट बनाने की बात है, ऑब्जेक्टिव फुल बनाने की बात है, वही बात यहाँ सिद्ध नहीं होगी, ऐसा हमें लगता है इस पर्टिकुलर कानून से। क्योंकि यहाँ जैसे हमने शुरुआत में ही देखा कि इट इज गिविंग ओवरआर्चिंग पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशियरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट ओनली। ठीक है, अन्य कोई चीजें हो तो हम समझ लेते हैं, मगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ही एग्जीक्यूटिव का एक्टिव रोल, वही अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। तो यहाँ भले ही यहाँ सरकार के द्वारा ऐसा क्लेम किया गया है कि यह ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इस कानून को लागू करने का फैसला लिया है। फिर आगे देखें तो कुछ मुख्य प्रावधान देखने हैं। जैसे अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 99वें संवैधानिक सुधार कानून के द्वारा हुआ है, 99 एंड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, ये दो एक्ट थी, NJAC एक्ट एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द अमेंडमेंट अल्टर्ड आर्टिकल 124 एंड 127, इन दोनों को इसने जो है चेंज किया है, चेंज द वर्ड कंसल्टेशन टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशियल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यस, कंसल्टेशन के शब्द को यहाँ जो है इन्होंने टेम्पर किया है इस कानून में। इट मेड द डिसीजन ऑफ द कमीशन बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, जो कमीशन के द्वारा जो बातें तय होगी वही प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, यानी कि प्रेसिडेंट को यहाँ बांधा गया इस कानून के द्वारा। आज दिन तक ये प्रेसिडेंट जो थे वे हमारे बंधे नहीं थे। The composition of commission as provided in Article 124A of the Constitution. Yes, it is a structure of this particular new commission which was given as per Article 124A of the Constitution. देखिए यहाँ one will be the Chief Justice of India, he will be chairperson, two senior judges, most senior judges of Supreme Court, Union Minister of Law and Justice यानी कि यहाँ executive, and two eminent persons to be nominated by committee consisting of Chief Justice of India, Prime Minister of India and Leader of Opposition in the Lok Sabha। यानी कि यहाँ तीन जो व्यक्ति है वे एग्जीक्यूटिव के साइड से आएंगे, और वहाँ यहाँ दो ही जो आप कह लीजिए कि जो दो ही पद है इस पर्टिकुलर संरचना के, इस संस्था के, वो जुडिशरी के रहेंगे। आफ्टर ऑल इस संस्था का मूलभूत उद्देश्य, इसका मूलभूत काम न्यायिक नियुक्ति है। तो न्यायिक नियुक्ति के काम में एग्जीक्यूटिव का क्या काम, ये इसकी फंडामेंटल डिबेट है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये हमें याद रखना चाहिए। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दो मोस्ट सीनियर जजेस, एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड टू एमिनेंट मेंबर्स शुड बी अपॉइंटेड बाय अ कमिटी विच इज मेंबरिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन एज वेल इन द लोकसभा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। प्लस आगे देखें तो एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड वाज दैट एन इंडिविजुअल कुड नॉट बी नॉमिनेटेड एज जज बाय द कमीशन इफ टू मेंबर्स डिड नॉट एग्री फॉर इट। यस, ये भी एक थोड़ा विवादास्पद प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति को जज नहीं बनाया जा सकता अगर ये 6 व्यक्तियों के कमीशन में से किसी दो ने असहमति दिखाई, तो वो नियुक्ति जो है वो रुक जाएगी, वो नियुक्ति आगे नहीं जाएगी, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। यानी कि 2 व्यक्तियों को वीटो दे दिए, और होना हो ये 2 व्यक्ति एमिनेंट मेंबर्स भी हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री सरकार के बहुत ही करीब हो, सरकार के इशारे के ऊपर काम करें। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रावधानों की वजह से यह पूरा का पूरा जो विवाद है वो उत्पन्न हो गया, और यहाँ NJAC को फिलहाल स्थगित कर देना पड़ा। क्रिएशन ऑफ NJAC देखे तो आर्टिकल 124(2) of the Constitution provides that the President will appoint the Supreme Court and High Court judges after consultation with the Chief Justice of India, and other Supreme Court and High Court judges are considered necessary. The bill amends Article 124, subsection 2 of the Constitution to provide for a commission to be known as the National Judicial Appointment Commission. Yes, ये तो यहाँ नामकरण भी किया गया, और आर्टिकल 124(2) से राष्ट्रपति को सत्ता भी दी गई कि भाई राष्ट्रपति विल अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ऑन कंसल्टेशन विथ रिस्पेक्टेड eminent personalities. The NJAC would then make a recommendation to the President for appointment या for appointing Supreme Court and High Court judges too. Yes, they can recommend too. तो यहाँ इस पर्टिकुलर कमीशन का काम है रिकमेंडेशन देना प्रेसिडेंट को।
प्रेसिडेंट जो है वे बंदे गए हैं कि उनको जो अनुशंसाएं मिली है वो उनको माननी ही है, उनको फॉलो करनी ही है। 2 eminent person to be nominated by a committee consisting of a Chief Justice of India, Prime Minister of India, and Leader of Opposition in the Lok Sabha. This 2 eminent member, one person would be from SC, ST, OBC or a minority community or be a woman. The eminent person shall be nominated for a period of 3 years and shall not be eligible for renomination. ठीक है, कहा गया है कि जो 2 एमिनेंट पर्सन्स की नियुक्ति का जो यहाँ प्रावधान है उनमें से एक या तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी या महिला में से होना चाहिए, और जो 2 एमिनेंट पर्सन्स है वे फिर से पुनः नियुक्ति के लिए जो है वे एलिजिबल नहीं है, दे विल बी नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट या रीनोमिनेशन कह लीजिए। फंक्शंस ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करें तो ए न्यू आर्टिकल 124B provides for the function of NGSC, which includes recommending person for appointment as Chief Justice of India, judges of Supreme Court, Chief Justice and other judges of High Court, recommending transfer of Chief Justice and other judges of High Court from one High Court to any other High Court, and ensuring that that person recommended are of ability and integrity. Yes, तो ये कुछ मुख्य इसके फंक्शन है। सबसे प्रथम तो अपॉइंटमेंट रिकमेंडिंग करना, रिकमेंडेशन देना अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, फिर उनके ट्रांसफ़र की जो है रिकमेंडेशन देना कि क्यों किसका ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, और तीसरा जिन व्यक्तियों का रिकमेंडेशन यहाँ इस कमेटी के द्वारा दिया गया है वे व्यक्ति अपने आप में सक्षम होने चाहिए, ये भी इस कमीशन को या इस आयोग को ही देखना है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन प्रोसीजर्स, ए न्यू आर्टिकल 124C enables Parliament to pass a law to regulate the procedure of appointment, empower the National Judicial Appointment Commission to lay down the procedure for its functioning and manner of selection of person for appointment through regulations. Yes, तो मूलभूत रूप से पार्लियामेंट को यहाँ पावर मिल गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124C। तो आर्टिकल 124 को जो हमने देखा कि दिस पर्टिकुलर एक्ट अल्टर्ड आर्टिकल 124, तो इनमें 3 एडिशन दिए हैं, 124A, 124B एंड 124C। तो ये 3 रिकमेंडेशन हमें यहाँ याद रखने हैं। तो ये बात रही इसके कुछ मूलभूत प्रावधानों की। अब देखना है कि इसकी क्या क्या टीकाएं हैं और इसका महत्व अपने आप में क्या है। टीकाओं से बात शुरू करेंगे। सबसे प्रथम ये जो 2 एक्ट है जिसका जिक्र हमने शुरुआत नहीं किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2 अपने आप में चिंता के विषय है। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स ओवरआर्चिंग एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी। यस, एग्जीक्यूटिव का जो दायरा है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो जुडिशरी के ऊपर भी यहाँ इस एक्ट ने लाकर खड़ा कर दिया, और वो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट के ही मामलों में। एक्ट कैन डाइल्यूट जुडिशियल इंडिपेंडेंसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन विजुअलाइज कर रहा है कि सरकार के 3 अंग हैं, तीनों अलग अलग रूप से स्वाधीन रूप से कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ से मूल्य छीन जाएगा। सो इट कैन शेक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो मूलभूत ढांचा है हमारे संविधान का, उसे भी यहाँ खत्म करने की जो है एक कोशिश की जा रही है, ऐसी भी एक टीका है इस कानून के विरुद्ध। नो प्रोविजन फॉर रीजन ऑफ रिकमेंडेशन विच कैन लीड टू मिसयूज ऑफ पावर। यस, यहाँ जो रिकमेंडेशन देने का जो प्रावधान है, सपोज इस अपॉइंटमेंट कमीशन ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को, तो यहाँ इस कानून के तहत तो कमीशन जो है वो बंधा नहीं है रीजन देने के लिए कि क्यों इसने ये पर्टिकुलर नाम रिकमेंड किया, क्यों ये नहीं किया। सो इट कैन लीड टू मिस पावर। उसके बाद प्रोविजन फॉर इंक्लूजन ऑफ एमिनेंट पर्सन, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आर नॉट मेंशन्ड। यस, मात्र इतना ही जिक्र किया है कि देयर विल बी 2 एमिनेंट पर्सन विच विल बी सिलेक्टेड बाय अ कमिटी मेंबर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा। मगर यहाँ उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, क्या उनको जजशिप का जो है किसी भी प्रकार का अनुभव, वकालत का किसी भी प्रकार का अनुभव, ये कुछ बात यहाँ तय की नहीं गई है। तो यहाँ 100% सरकारी जो सिंपथाइजर है, गवर्नमेंट सिंपथाइजर, उनकी नियुक्ति यहाँ हो सकती है। यह बात रही क्रिटिसिज्म की। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑन द अदर एंड, तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि the commission may be a step ahead of collegium system in terms of judicial accountability. Yes, judicial accountability सेट करने के लिए ये अपने आप में कॉलेजियम से भी एक अच्छा मैकेनिज्म हो सकता है। ये एक अच्छा मैकेनिज्म
हो सकता है, मगर यहाँ देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन setting up accountability of judiciary and uh, dividing the sector of jurisdiction of executive and judiciary. ठीक है, तो ये थिन डिफरेंस को समझकर यहाँ NJSE को यहाँ प्रस्थापित करना चाहिए, तब इसका मूलभूत उद्देश्य हमें परिपूर्ण होता दिखता है। तो यही बात थी आज के इस उपाख्यान में। इस उपाख्यान में हमने बहुत ही अच्छा संक्षिप्त कानून देखा, मगर अपने आप में पावरफुल, अपने आप में विवादास्पद कानून था। इतना विवादास्पद था कि इस कानून के लागू होने से पूरे भारत में, पूरी भारत की राजनीति में एक हड़कंप सा मच गया था। फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से यह पूरी प्रक्रिया जो है वो स्थगित कर दी गई। मगर परीक्षा की दृष्टि से, एकेडमिक व्यू पॉइंट से यह अपने आप में महत्वपूर्ण कानून हमारे लिए था, जो हमने समझने का, देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले उपाख्यान में इसी श्रृंखला के एक नए कानून के साथ, उसके अभ्यास व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC। जय हिंद।